ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने हेनरी लॉ देखा था, P इज इक्वल्स टू KH इंटू एक्स। ये हेनरी लॉ क्या बता रहा था हमें कि हाउ द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इज डिपेंडेंट ऑन प्रेशर, है ना। क्योंकि हमने सॉलिड की सॉलिबिलिटी को तो प्रेशर से रिलेट नहीं किया था क्योंकि सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, बट हमने इसकी सॉलिबिलिटी को तो प्रेशर से रिलेट किया था क्योंकि गैसेस आर कंप्रेसिबल होती हैं, राइट। तो P इज इक्वल टू KH इंटू एस, जहां पे KH आपका हेनरी कांस्टेंट था। फिर हमने देखा था कि KH की वैल्यू टेम्परेचर के साथ बढ़ती है और KH बढ़ेगा तो X कम हो जाएगा, वाइस वर्सा। टेम्परेचर कम करोगे तो KH कम होगा तो X बढ़ेगा, जिससे आपके एक्वेटिक लाइफ को कंफर्टेबल फील होगा, राइट। इसी में हमने लिखा था कि वाई एक्वेटिक लाइफ फील मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रादर देन इन वार्म वाटर, करेक्ट। उसके बाद हमने और क्या देखा था, एप्लीकेशंस, एंड वही किए थे क्लास को कि 3 एप्लीकेशंस हमने डिस्कस की थी हेनरी लॉ की। पहली एप्लीकेशन थी कोल्ड ड्रिंक वाली बॉटल्स में कैसे हम हाई प्रेशर से गैस को भरते हैं ताकि वो डिसॉल्व हो जाए, मोर एंड मोर गैस विल बी डिसॉल्व इन द वाटर या लिक्विड। सेकेंड हमने देखा था स्कूबा डाइवर्स वाला, जहां डिसीज बेंट का हमने कारण देखा था और सॉल्यूशन लिखा था। कारण क्या था, नाइट्रोजन का बबल बन जाना, और सॉल्यूशन ये था कि अपन नाइट्रोजन से ज्यादा, नाइट्रोजन भी रहेगा बट एयर को अपन हीलियम से डाइल्यूट कर दें, ताकि हीलियम का सॉलिबिलिटी कम होता है तो उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और थर्ड था हमारा एनॉक्सिया वाला, कि हाइट्स में जाएंगे तो प्रेशर कम होता है, डेप्थ में जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, हाइट्स में जाओगे तो प्रेशर कम होगा। तो ये 3 एप्लीकेशंस थी हमारी हेनरी लॉ की, ठीक है। चलो एक आध न्यूमेरिकल मैंने बोला था अपन करेंगे, उसके बाद अपन अगले टॉपिक में जाएंगे। तो एक न्यूमेरिकल देखते हैं हेनरी लॉ का। क्वेश्चन लिखेगा, फॉर्मूला तो एक ही है, P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, मतलब इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन बनेगा। बस क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। हाँ, लिखिए क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन लिखो मत, आपकी बुक में एक सॉल्व एग्जांपल होगा, देखो। इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड वाला, रखिए बुक। रखा है क्या लक्ष्य, और इधर हर्षित है बुक। एक बुक पीछे दो, लास्ट बेंच। हाँ चलो, हाँ चलो क्वेश्चन पढ़ना। क्या है, इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड, मिल गया सबको क्वेश्चन, इस सॉल्व एग्जांपल ही होगा। इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, how many millimoles of nitrogen gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that nitrogen exerts a partial pressure of 0.987 bar, and given that Henry's law constant for nitrogen gas at 293 Kelvin is 76.48। ये देखो वो टेबल में वैल्यू भी दी होगी, जैसे उस क्वेश्चन के ऊपर देखो टेबल है, उस टेबल में देखो नाइट्रोजन का KH का वैल्यू दिया है क्या 293 केल्विन में, दोनों टेम्परेचर में दिया होगा, 303 में भी दिया होगा और 393 में भी दिया होगा। 293 पर नाइट्रोजन की वैल्यू 76.48, वही क्वेश्चन में भी दिया है, देखो, ठीक है। नहीं नहीं, ये वैल्यू दे देगा ना, टेबल क्यों देगा एग्जाम में, आपको तो इस क्वेश्चन में वैल्यू लिखा हुआ है ना ब्रैकेट में कि नाइट्रोजन का केएच कितना होता है 293 केल्विन में, 76.48 किलो बार, ठीक है। बस इस किलो बार को बार में कन्वर्ट कर लेना, क्यों, क्योंकि पार्शियल प्रेशर बार में दिया है, तो इसको किलो बार में नहीं लेंगे, इसको भी बार में कन्वर्ट कर लेंगे। एम आई क्लियर, ठीक है। आपको निकालना क्या क्वेश्चन में, समझ में आया आपको, कि नाइट्रोजन गैस को 293 केल्विन में पानी में पास किया गया, ठीक है, और नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर दे दिया है, उसका केज दे दिया है। हाउ मेनी मिलीमोल्स, आप सोचो मिलीमोल में आंसर पूछ रहा है, मतलब कितनी कम डिसॉल्व होने वाली है, सोच लो। मिली तो बहुत कम होता है ना, 10 टू द पावर -3, पेज नंबर मिल गया क्वेश्चन, नाइट्रोजन गैस वाला, हाँ वही वही क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलीमोल में आंसर आएगा, पर पहले तो मोल फ्रैक्शन आएगा ना आंसर, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में तो P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स है। तो आपके पास क्या क्या गिवन है, P गिवन है, KH गिवन है, तो पहले X आएगा। मोल फ्रैक्शन से मोल तो निकाल लेंगे। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, करेक्ट। तो पहले आप लोग X का वैल्यू निकालो, फिर अपन
उसको देखेंगे। तो उसी को अगर आप सॉल्यूशन देख के समझ पा रहे हो तो उसको देख लो, अदरवाइज कॉपी में बनाना है तो कॉपी में बना लो, ठीक है, जैसा भी ठीक लगे। ये चलो बना लेते हैं कॉपी में, है ना। आप सॉल्व एग्जांपल करके लिख लो, वैल्यूज लिख लो डायरेक्टली, नो नीड टू राइट द क्वेश्चन, सीधा वैल्यू लिखो क्या क्या दिया हुआ है। आपके पास प्रेशर है नाइट्रोजन गैस का कितना है, 0.987 बार, और आपको केज गिवन है 76.48 किलो बार। यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, एन, एक्स नहीं, पर निकालना तो पहले एक्स पड़ेगा, समझ रहे हैं क्या? ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स। तो पहले एक्स निकालेंगे, फिर बाद में एक्स की जगह एन के टर्म से फॉर्मूला पुट कर देंगे। P कितना है, 0.987 बार में है, और के एच का वैल्यू किलो बार में, तो कन्वर्टेड इनटू बार 76.48 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस क्यों 3 ना किलो, ठीक है, इंटू एक्स। तो एक्स कितना आया, 0.987 अपॉन 76.48 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व मत करो, अपन को एक्स को भी तो ब्रेक करना ही है ना। एक्स का वैल्यू क्या होगा फॉर्मूले के टर्म्स में, एन ऑफ नाइट्रोजन, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आएगा, और नीचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ऐसे तो निकालते हैं ना मोल फ्रैक्शन। तो किसी भी चीज का मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, उसका मोल ऊपर, नीचे बाकी दोनों का मोल ऐड करके, करेक्ट है ये किसको समझ में नहीं आया अभी तुरंत पूछो, ये वाला पार्ट, ये चीज एक्स की जगह मैंने ये कैसे लिख दिया, क्लियर है ना। वो आपको फॉर्मूला याद दिला दूं मैं, एक्स ए इज इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, अब याद आ रहा है, ठीक है, ओके। अब ये तो वैसे भी मिली मोल में है ना, तो नीचे वाले में इसको हटा देना, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आप ये समझो कि आप 100 में 0.01 ऐड कर रहे हो या 0.001 ऐड कर रहे हो, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 ओनली। तो नीचे वाले में आप इन दोनों के एडिशन को n ऑफ H2O से रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि इसका तो आंसर वैसे भी मिलीमोल में आने वाला है, पूछा ही क्वेश्चन में ना हाउ मेनी मिलीमोल। तो ऊपर वाले को रहने दो, ऊपर वाले को भी हटा दोगे तो फिर निकालोगे क्या, वही तो निकालना है ना। मैं नीचे वाले का कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसको हटाने बोल रहा हूं, लक्ष्य समझ में। दिस प्लस दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन ऑफ H2O, समझे क्या। अब एन ऑफ H2O कहां से निकालेंगे, पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 1 लीटर पानी लिखा हुआ है। 1 लीटर पानी मतलब 1 किलो पानी, 1 किलो पानी मतलब 1000 ग्राम पानी, 1000 ग्राम पानी मतलब 1000/18, यानी कि 55.55 मोल, पॉइंट 55.55 मोल। ये तो याद होना चाहिए, 11th में अपन करे भी है इस टाइप का क्वेश्चन। 1000 ग्राम को 18 से डिवाइड कर दो, 18 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, मोलर मास ऑफ वाटर, तो ये आंसर कितना आएगा 55.55, ठीक है। फाइनल वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूं n ऑफ N2 अपॉन n ऑफ H2O से, करेक्ट। इसको मैं अप्रोक्सीमेटली ये लिख सकता हूं, इज इक्वल्स टू, इसको अभी ऐसे रहने तो 0.987 अपॉन 76.48 इंटू 10 टू द पावर 3, अभी तो 3 है ना। एंड फाइनल आंसर, अब लास्ट कैलकुलेशन करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इज इक्वल्स टू 0.987 इंटू 55.55 अपॉन 76.48 इंटू 10 टू द पावर 3। अब इसको जो सॉल्व करेंगे वो आपका फाइनल आंसर होगा, समझे क्या। और ये 55.55 कहां से आया, तो आप ये चीज ब्रैकेट में लिख लेना, 1 लीटर पानी दिया हुआ है, उसको मोल में कन्वर्ट करोगे तो 1000/18 दैट इज 55.55 हो जाएगा, ठीक है। लिख सकते हो, करो ना कैलकुलेशन करके देखो कितना फर्क आ रहा है, आपको समझ में आएगा, करके देखो एक बार कैलकुलेशन।
आप 10⁻³ को ना ऊपर ले आके 10⁻³ को पहले से ही मिली में कर दो, तो जो भी आप आंसर आएगा वो मिली मोल अपने आप हो जाएगा, है ना। आपको सिर्फ यही तीनों टर्म को देखना है। उसमें अगर आप इसको 1 ले रहे हो तो आपको सिर्फ 5555 डिवाइड बाय 76,448 करना है। ये किलो था ना ये, और ये आपका प्रेशर बार में दिया है, जस्ट टू कन्वर्ट बोथ इनटू सेम यूनिट, तो उसको अपन ने किलो की जगह 10⁻³ रख दिया है। अगर आप इसको 1 भी कंसिडर कर रहे हो और इनके पॉइंट्स को कैंसिल कर दियो, 10⁻³ को 10⁻³ कर दियो, तो लास्ट आपको ये कैलकुलेशन तब भी करना पड़ेगा, कौन सा, 5555 डिवाइडेड बाय 7648। समझ रहे हैं क्या? ये पहले जाएगा 0 टाइम्स में, फिर आप एक 0 लेके नीचे आओगे तो ये 7 टाइम्स में जाना चाहिए, क्योंकि 7 7 49 होता है ना, और ये 50 के आसपास है, 7 8 जा तो 56 हो जाएगा, तो 7 से ही जाएगा। कितना आ रहा है, 7 8 जा 56 का 6 कैरी 5, 28 प्लस 5 33 का 3 कैरी 3, 42 प्लस 3 45 का 5 कैरी 4 53। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1 0 2। एक और 0 लेकर आते हैं, अब ये अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स में ही जाएगा। 3 में तो 7 3 21 हो जाता है ना, फॉलो कर रहा हूं मैं क्या कर रहा हूँ, 7 2 14 होता है, 14 और 21 के बीच में ही आ रहा है ये नंबर, तो ये 2 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। और वो कितना आ जाएगा, 2 8 16 का 6 कैरी 1, 2 4 8 और 1 9, 2 6 12 का 2 कैरी 1, 14 प्लस 1 15, करेक्ट। एक बार चेक कर लो, 2 8 16 का 6 कैरी 1, 8 और 9 12 का 2 कैरी 15, okay। 10 में से 6 गया 4, अगेन 4 8 एंड 4, करेक्ट। एक लास्ट कर लेते हैं बस, 0। ये कितने टाइम में जाएगा, 7 7 49, अब ये तो पार हो रहा है, तो 6 टाइम्स में, ठीक है। तो फाइनल आंसर कितना हो गया, 0.726 मिलीमोल, और आंसर कितना दिया है, 16। थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, कर सकते हैं, चलेगा, इतना कैलकुलेशन चल जाता है, ठीक है, समझे क्या। तो मैं पहले ही बोला था कि इतना कैलकुलेशन देख के डरना नहीं है ना, थोड़ा तो करना पड़ेगा, ठीक। चलो चलो नेक्स्ट हैंड डालना, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। अभी तक अपन गैस प्रेशर बोल रहे थे ना, अब वेपर, तो गैस और वेपर में क्या फर्क होता है, डिफरेंस बताना। वाटर को वेपर बोलते हो तो ठीक है, वो तो वाटर वेपर हो गया, वो तो आप एक एग्जांपल बता रहे हो, मैंने वेपर का एग्जांपल नहीं पूछा। आई वांट टू नो द डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर। मैं ऑक्सीजन का वेपर नहीं बोलता, मैं नाइट्रोजन को वेपर नहीं बोलता, है ना, और वाटर को गैस नहीं, वाटर वेपर को गैस नहीं बोलते, वाटर गैस नहीं बोलते, अपन वाटर वेपर बोलते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेपर एंड गैस। नहीं, और कुछ ऐसा बोलो, वेपर्स उन लिक्विड के, मतलब उन उन गैसेस को बोलते हैं जिनका रूम टेम्परेचर में फॉर्म लिक्विड होता है।
जैसे वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है ना, उसको जब वेपराइज कराते हो तब वो वेपर बनता है, राइट। बट इनिशियली उसका रूम टेम्परेचर में तो उसका फॉर्म लिक्विड है ना, तो उन्हीं गैसेस को वेपर बोलते हैं जिनका लिक्विड फॉर्म होता है रूम टेम्परेचर पर। अब ऑक्सीजन का तो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म नहीं है, रूम टेम्परेचर पे तो वो गैस ही है ना बाय डिफॉल्ट, तो उस केस में उसको गैस बोलेंगे। और वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, तो उसके गैसियस फॉर्म को वेपर बोलते हैं। डिफरेंस समझ में आया? तो यहां जब मैं वेपर प्रेशर बोल रहा हूं, तो यहां हम गैस का प्रेशर नहीं देखेंगे, कोई लिक्विड होगा जिसके वेपर्स बने होंगे और उसका प्रेशर देखेंगे। क्योंकि देखो वेपर भी तो गैसियस फॉर्म ही है ना, तो प्रेशर तो वो भी एक्सर्ट करने वाला है वॉल्स के ऊपर, जैसे गैस करता है। तो गैस मतलब वेपर्स भी एक तरह के गैस है, बट वेपर्स उस लिक्विड का गैसियस फॉर्म है। मैं क्लियर? जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड थी, ठीक है। चलो, तो वेपर प्रेशर पहले मैं समझाता हूँ क्या होता है वेपर प्रेशर। एक्चुअली ये पार्ट भी ना 11th का था, बट क्योंकि 11th में एक चैप्टर था आपका स्टेट्स ऑफ मैटर, वो पूरा डिलीट हो गया, वरना आप उसमें गैस का क्या बता था मतलब, देखो गैस जो है ना उसका वो गैस ही रहता है लिक्विड फॉर्म में, और वेपर्स जो बने हैं ना वो लिक्विड से बने हैं। जैसे वाटर लिक्विड था रूम टेम्परेचर पर, उसके वेपर्स बने। गैस आप ये समझो कि उसका लिक्विड फॉर्म रूम टेम्परेचर पे नहीं होता, उसको अगर आपको लिक्विड फॉर्म में करना है तो आपको और ज्यादा टेम्परेचर को डाउन करना पड़ेगा। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? बाय कूलिंग इट। तो आप ऑक्सीजन को कूल करोगे तब जाकर के वो लिक्विड बनेगा, पर वेपर को आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखोगे तो वो लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में एक्चुअली आपका गैसियस और लिक्विड स्टेट दोनों था उस चैप्टर में, जो कि हट गया। तो ना ही आपने कोई लॉस पढ़े, बॉयल्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ क्या होता है, ये सब गैसेस के लॉस पे, जो सब हट गया। और ना ही आपने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी, जैसे वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन। सुना आपने सरफेस टेंशन कभी? पढ़ा नहीं होगा, पर मे बी फिजिक्स में पढ़े होगे सरफेस टेंशन, इसलिए शायद केमिस्ट्री से हटा दिया होगा उसने कि सेम हो रहा है। बट और वेपर प्रेशर थोड़ा यहाँ पे था शायद, इसलिए वेपर प्रेशर हटा दिया, है ना। और सॉलिड स्टेट आपका इस चैप्टर, इस 12th का फर्स्ट चैप्टर था, वो भी हट गया। अल्टीमेटली स्टेट्स ऑफ मैटर पूरा ही हट गया, इधर से सॉलिड स्टेट हट गया, उधर से लिक्विड और गैस हट गया। मैं क्लियर? ठीक है, बट हमको लिक्विड स्टेट भले हमने नहीं पढ़ा है, बट वेपर प्रेशर पढ़ना है यहाँ पर। वेपर प्रेशर पहले समझते होता क्या है। तो मान लेते एक बीकर है मेरे पास, उसमें मैंने एक बैरोमीटर लगा के रखा हुआ है। बैरोमीटर का मतलब क्या है? वो प्रेशर मेजर करेगा, है ना। उसमें आपका क्या होगा, मर्क्यूरी। याद है वो मैंने उस दिन यूनिट समझाया था, एमएमएचजी क्या होता है, यूनिट प्रेशर का यूनिट होता है ना। एटीएम भी होता है, बार भी होता है, और एमएमएचजी मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। कितना एमएम मर्क्यूरी ऊपर चढ़ेगा प्रेशर के कारण। तो इनिशियली ये दोनों बराबर लेवल पर होते हैं, मर्क्यूरी का कॉलम दोनों साइड पे। यहां पे मैंने लिक्विड लिया है, लेट से वाटर ही ले लिए। वाटर वोलेटाइल है ना, ऐसा लिक्विड लेना जो वोलेटाइल है। वोलेटाइल मतलब हाँ, जिसका जो जो रूम टेम्परेचर पे वेपराइज हो सके, उसको वेपराइज, उसको वोलेटाइल लिक्विड बोलते हैं, ठीक है। तो यहां मैंने एक वोलेटाइल लिक्विड ले लिया, लेट्स से वाटर, वाटर को ही ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, हमको पता है रूम टेम्परेचर में भी थोड़ा बहुत इवेपोरेशन तो होता है ना। अब यहाँ पे आज पानी फेंक के चले जाओ, कल आओगे तो हो सकता है वो पानी उड़ जाए, तो वो बॉइल थोड़ी ना हुआ है, वो इवेपोरेट हुआ है। बॉइल से तो मुझे टेम्परेचर चाहिए ना 100 डिग्री, यहाँ 100 डिग्री थोड़ी ना हुआ होगा। तो वो वाटर क्या हुआ है, इवेपोरेट हुआ है, क्योंकि वाटर इज अ वोलेटाइल लिक्विड। सेम हैपेंस विद पेट्रोल आल्सो, पेट्रोल भी वोलेटाइल है। आप टंकी खाली खुली छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, पेट्रोल उड़ जाएगा पूरा। हाँ हाँ, वो हाईली वोलेटाइल है, पानी से ज्यादा वोलेटाइल है वो, राइट। तो ऐसा ही कोई एक वोलेटाइल लिक्विड यहाँ पर लेना है जिसकी वेपर्स यहाँ बनेंगी, ठीक है। तो हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। ये एक फिजिकल प्रोसेस है, क्योंकि स्टेट चेंज हो रही है, एक लिक्विड वेपर होने वाली है, तो धीरे धीरे इसके वेपर्स फॉर्म होने चालू होंगे, ठीक है। इसके वेपर्स बनने चालू हो गए। कौन सा प्रोसेस हो रहा है? ये प्रोसेस का नाम क्या है? कंडेंसेशन। कहां से हो गया भाई? कंडेंसेशन में लिक्विड से गैस बनता है। अभी ये क्या हो रहा है, लिक्विड सॉरी गैस से लिक्विड बनता है कंडेंसेशन में। इवेपोरेशन में लिक्विड से गैस बनता है। तो ये क्या हो रहा है, लिक्विड इवेपोरेट हो रही है टू फॉर्म गैस। ना लिख के क्या लिखूंगा मैं, वेपर्स।
करेक्ट। गैस भी लिक्विड तो गलत नहीं है, ठीक है, ज्यादा करेक्ट है। धीरे धीरे और वेपर्स बन रहे हैं, क्योंकि पूरी लिक्विड ही वोलेटाइल है ना। ऐसा तो नहीं कि 4-5 लेयर वोलेटाइल है, नीचे की लेयर वोलेटाइल नहीं है, ऐसा तो नहीं है। पूरी लिक्विड वोलेटाइल है, तो धीरे धीरे करके आपके वेपर्स बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। जब एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी, है ना, हाँ ये अपन ने फिजिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा है, राइट। इतनी ज्यादा भीड़ हो जाएगी कि वो वेपर्स आपस में टकराने लगेंगे, या ये दीवार से टकराएंगे, वॉल से, या ये सरफेस से टकराएंगे लिक्विड के, और धीरे धीरे कंडेंस होना भी चालू करेंगे। अब कंडेंसेशन आएगा, जहां पे वेपर्स लिक्विड बनना चालू कर देंगे, कंडेंसेशन भी चालू हो जाएगा। दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चालू हो जाएंगे, और एक वक्त ऐसा आएगा जब दोनों सेम स्पीड पर होंगे। मतलब जितने देर में लिक्विड का एक मॉलिक्यूल वेपराइज होके वेपर बना, उतनी ही देर में एक वेपर का मॉलिक्यूल कंडेंस होके लिक्विड बन जाएगा। यानी कि दोनों के होने की स्पीड बराबर हो जाएगी, और इसी समय को क्या बोलते हैं अपन, इक्विलिब्रियम। ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा, जहां पे इवेपोरेशन की स्पीड और कंडेंसेशन की स्पीड सेम हो जाएगी। यानी कि अब आपका वेपर और बढ़ेगा नहीं, लिक्विड और कम नहीं होगा, क्योंकि जितने देर में एक लिक्विड वेपर बन रहा है, उतनी देर में तो एक वेपर लिक्विड बन जा रहा है ना। तो अब दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। सेम और कांस्टेंट में डिफरेंस होता है भाई, स्पीड सेम है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। मैंने तो ऐसा नहीं बोला ना कि जितना वेपर बना उतना ही लिक्विड है, ऐसा तो नहीं बोला मैंने, पर जितना बन चुका है अब उसके आगे बढ़ेगा नहीं और ये घटेगा नहीं, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम हो चुकी है, पर कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो चुका है। दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, सेम होना और कांस्टेंट होना अलग अलग चीजें हैं। कांस्टेंट मतलब उस वैल्यू पर आके कांस्टेंट हो जाना, सेम मतलब तो आप बोल रहे हो कि सर दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, यानी कि वैल्यू भी सेम है। मैंने तो ऐसा नहीं बोला, हो सकता है सेम हो, बट दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। बट स्पीड तो हमेशा सेम होगी, तभी इक्विलिब्रियम पहुंचेगा। इक्विलिब्रियम की कंडीशन ही वही है कि आपका फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड सेम हो जाना, तब उस केस में ना और ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, ना रिएक्टेंट कम होंगे। तभी तो अपन पढ़ते हैं ना कि रिवर्सिबल रिएक्शन कभी खत्म ही नहीं होंगे, दे नेवर एंड्स, दे नेवर कंप्लीट, दे ऑलवेज अटेन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, रिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है। इस वक्त जितने वेपर्स मिलकर के यहां पे प्रेशर क्रिएट कर रहे होंगे ना, उस प्रेशर को वेपर प्रेशर बोलेंगे। ऑब्वियसली बहुत सारे वेपर हो गए ना, पहले नहीं था वेपर, तो ये दोनों बराबर थे, रूम टेम्परेचर था, रूम प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, और दोनों पे बराबर लग रहा था। पर अब क्योंकि इधर से प्रेशर ज्यादा आना चालू हो गया है, तो यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो यहाँ के प्रेशर से कम हो गया है, तो धीरे से ये वाला लिक्विड, ये जो मर्क्यूरी लेवल है, ये राइज होना चालू होगा, एक पॉइंट पे आकर के रुक जाएगा। पहले बढ़ रहा होगा ना धीरे धीरे, अपन ने अभी यहाँ पे तो देखा ही नहीं था, अभी अपन ने, अपन सिर्फ यही की बात कर रहे थे, पर जैसे जैसे यहाँ वेपर बढ़ रहे थे ना, उनके कारण प्रेशर भी यहाँ पे बढ़ रहा था। पर एक समय आएगा जहां पे वेपर्स का नंबर कांस्टेंट हो जाएगा, तो उस समय ये बढ़ना बंद हो जाएगा, और उसी प्रेशर को इस लिक्विड का वेपर प्रेशर बोलते हैं। लिक्विड का वेपर प्रेशर बोला मैंने, गैस के लिए अपन गैस प्रेशर बोल देते डायरेक्टली, पर वो वेपर बना किससे है, लिक्विड से, इसलिए लिक्विड का वेपर प्रेशर बोला जाएगा। समझ गए वेपर प्रेशर का मतलब। चलो डेफिनेशन लिखते हैं वेपर प्रेशर की। हाइट क्या डाले आप लोग, वेपर प्रेशर ऑफ, बस इतना ही डाल देंगे, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, ऐसा लिखो, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, ठीक है। चलो मैं वेपर प्रेशर को डिफाइन कर रहा हूं, फिर ये डायग्राम बस बना लेना आप लोग, देखिए डेफिनेशन पढ़ोगे ना तो डायग्राम से आप दोनों को कोरिलेट कर लोगे, ठीक है। चलो लिखो डेफिनेशन, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, vapor pressure of a liquid is the pressure exerted, vapor pressure of a liquid is the pressure exerted, is the pressure exerted by the vapors, by the vapors in equilibrium, ये वर्ड आना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो प्रेशर बढ़ता जा रहा था ना, प्रेशर कब कांस्टेंट हुआ, जब दोनों इक्विलिब्रियम में पहुंच गए, इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड, in equilibrium with the liquid,
in equilibrium with the liquid. बोल रहा है ऐसे देखता है ना, मेरे को लगता है कुछ बोल रहा है. हाँ ठीक है. In equilibrium with the liquid at a particular temperature. At a particular temperature. ऐसा क्यों लिखा है मैंने particular temperature? हाँ क्या बोले? शायद नहीं होंगे ऑब्वियसली. अभी गर्मी बढ़ रही है तो ज्यादा वेपराइजेशन नहीं हो रहा है, इससे तो ह्यूमिडिटी हो रही है ना. तो इससे बोलते हैं ना कि गर्मी के दिन में पानी गिरना तो और बेकार है, क्योंकि पानी गिर जाता है फिर वही पानी और इवेपोरेट होगा, एयर में ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, मॉइस्चर बढ़ जाएगा, राइट. तो यहाँ पे भी अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे ना तो ऑब्वियसली आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा. याद करो जल्दी. इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होकर अब क्या होगा? वेपर्स मतलब ये लिक्विड और ज्यादा वेपराइज होगा ताकि इक्विलिब्रियम फिर से अटेन हो जाए, तो वेपर्स और बनेंगे, वेपर्स और बने तो प्रेशर और बढ़ जाएगा. इसे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है. तो इससे अपन एक और बोल सकते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर? टेम्परेचर. और दूसरा सोच के बताओ. नहीं नहीं. एग्जैक्टली नेचर ऑफ लिक्विड. आपको क्या लगता है, अभी आपने नहीं बोला मुझे सर पेट्रोल ज्यादा वोलेटाइल है, वाटर कम वोलेटाइल है. नहीं. तो पेट्रोल ज्यादा वेपराइज होगा तो उसके वेपर प्रेशर ज्यादा नहीं हो जाएंगे? मोर द नंबर ऑफ वेपर्स मोर इज द प्रेशर. और वेपर्स कब ज्यादा होंगे? जब दो लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर होगा, तब जल्दी तोड़ेंगे ना एक दूसरे को. इवेपोरेशन का मतलब क्या है? लिक्विड का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो कमजोर हो जाएगा. और मेल्टिंग का मतलब क्या था? सॉलिड में एकदम टाइट बॉन्डेड था, आपने इसको गर्म किया ताकि वो मेल्ट होकर लिक्विड बन जाए, आपने और गर्म किया ताकि वो गैस बन जाए. तो गैस में सबसे वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा, सॉलिड में और ज्यादा. समझ गए ना? तो यहाँ पे नेचर ऑफ लिक्विड भी इंपॉर्टेंट है कि लिक्विड के बीच का, उनके आपस में मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है. एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल को कितना ज्यादा अट्रैक्ट किए हुए है, एक पेट्रोल का मॉलिक्यूल दूसरे पेट्रोल के मॉलिक्यूल को कितना ज्यादा अट्रैक्ट किए हुए है. तो नेचर ऑफ लिक्विड इज द फैक्टर एंड सेकेंड टेम्परेचर. समझ गए क्या? ये डायग्राम बना लो पहले डेफिनेशन के बाद, फिर अपन दोनों फैक्टर्स लिख लेते हैं. इसमें कुछ लेबलिंग भी कर लेना. तो क्या लिखोगे? व्हाट इज दिस? ये क्या है? लिक्विड. ये क्या है? लिक्विड. ये आपका कोई सॉल्यूशन भी हो सकता है ना, लिक्विड सॉल्यूशन. ठीक है. और ऊपर जो है वो क्या है? वेपर्स. वेपर्स. तो बताना तो दोनों लिखेंगे. ये तो ना हमें पढ़ना पड़ा क्योंकि अपन 11th में नहीं पढ़े थे. एक्चुअली हमें पढ़ना कुछ और है इसके अलावा, और ये हमें पढ़ना पड़ेगा. चलिए दिखेगा नीचे, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर. फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर. फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर. फर्स्ट लिखना नेचर ऑफ द लिक्विड. फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ द लिक्विड. हाइफन डाल के लिखो. वीकर आर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. वीकर आर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. weaker are the intermolecular forces, comma, greater is the amount of vapor.
greater is the amount of vapor because more molecules, weaker are the intermolecular forces, comma, greater is the amount of vapor because more molecules can leave. Greater is the amount of vapor because more molecules can leave the liquid. More molecules can leave the liquid and come into vapor phase. Easily, क्योंकि फोर्स वीकर है. वेपर फेज इजीली, वो स्टेट भी लिख सकते हो, फेज मतलब स्टेट, ठीक है, इजीली. Hence, greater is the vapor pressure. Hence, greater is the vapor pressure. Hence, greater is the vapor pressure. क्लियर है ये फैक्टर? समझाने की जरूरत तो नहीं है. चलो सेकंड फैक्टर लिखना, टेम्परेचर. सेकंड फैक्टर टेम्परेचर. टेम्परेचर. higher the temperature, greater is the vapor pressure. Higher the temperature, greater is the vapor pressure. और इसका रीजन क्या है? टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो मोर एंड मोर मॉलिक्यूल्स विल लीव द सरफेस एंड विल टर्न इनटू वेपर. ठीक है, तो ये दो फैक्टर्स हो गए. ठीक है, चलिए अगले हिंट डालना. वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन. अपन को एक लिक्विड थोड़ी ना पढ़ना है, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? तो एक लिक्विड कितना पढ़ेंगे? लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशन बनाएंगे. पर ये पढ़ना पड़ा अपने को, है ना. अगर अपन पहले से वेपर प्रेशर जानते होते ना तो अपन डायरेक्टली यही चालू करते. राइट डाल लो, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन. एक एग्जांपल बताओगे कि लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का? एकदम कॉमन एग्जांपल. मुझे लगा शायद लक्ष्य वैसा बोलेगा. लड़की बता रही है इथेनॉल इन वाटर. ठीक है, वो बेचारा नींबू पानी वाला है और ये दारू वाला है. ठीक है, ठीक है, इथेनॉल इन वाटर, शराब और पानी. ठीक है, ठीक है. चलो, तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन ब्रैकेट में लिखना राउल्स लॉ. राउल्स लॉ, RAOULT राउल्स लॉ. ये हमारा दूसरा लॉ है ना, एक हेनरी हो गया है. तो आपको बताना चाहिए कि दोनों का काम. हेनरी वाला लॉ का क्या काम था? इट वाज द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड. वो भी किसके लिए? प्रेशर का. इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, हेनरी लॉ. ठीक है, राउल्स लॉ तो पढ़ेंगे तो फिर डिस्कस करेंगे राउल्स लॉ क्या होता है. ठीक है, तो ब्रैकेट में देना राउल्स लॉ. ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं. अब दोनों का नेचर अलग होगा. ना कि दोनों के बराबर वेपर्स ऊपर आएंगे. जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर होगा उसके ज्यादा वेपर्स आएंगे, और जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगा उसके कम वेपर्स आएंगे. तो जाहिर सी बात है उसके कारण वेपर प्रेशर भी कम ज्यादा होगा. ठीक है, तो अब वही सेम बीकर वापस लेंगे, है ना, और अब इसमें एक सॉल्यूशन डालेंगे. अभी हमने इसमें लिक्विड डाला था, अब मैं इसमें क्या डालने वाला हूं? सॉल्यूशन. लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी, दो लिक्विड डाल रहे हैं और दोनों वोलेटाइल होनी चाहिए. फिर से दोनों वोलेटाइल, तभी तो दोनों के वेपर्स बनेंगे. तो ऊपर वेपर्स भी दोनों के बनेंगे, है ना. वेपर्स ए के भी बनेंगे और वेपर्स बी के भी बनेंगे. करेक्ट. तो राउल्स ने सिंपल सा लॉ बोला, जिस लिक्विड को ज्यादा लोगे उसके वेपर ज्यादा बनेंगे, जिस लिक्विड को कम लोगे उसके वेपर्स कम बनेंगे. यानी कि उन्होंने उसको भी मोल फ्रैक्शन से रिलेट किया. हाँ, मिक्स हो गया बट केमिकली मिक्स नहीं हुआ है ना. मिक्सचर है ये. सॉल्यूशन एक तरह का मिक्सचर होता है, राइट. वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं आपस में. हमने सॉल्यूशन का डेफिनेशन ही लिखा था सबसे पहले, याद करो. इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस व्हिच आर केमिकली अनरिएक्टिव. ये आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं,
दे हैव जस्ट मिक्स्ड विथ ईच अदर। आप सेपरेट भी कर सकते हो दोनों को, बॉईल करो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले पहुंचेगा वो पहले अलग हो जाएगी और दूसरी वाली रह जाएगी। Am I clear? ठीक है, तो उन्होंने सिंपल पी से डिनोट किया, पीबी इज द XA is the mole fraction of A, XB is the mole fraction of B, जो आपने लेके बनाना होगा निकालना आता भाई, for Na plus NB, NB upon Na plus NB। बोला PA is directly proportional to XA, PB is directly proportional to हमारा लॉ। और X था ना, याद करो, बट क्या था बीच इक्वल टू के बाद यहाँ पे हम इक्वल टू के बाद एक और कांस्टेंट लगाएंगे। उन्होंने क्या कहा कि अगर आप लिक्विड ए को अकेला लोगे, सिर्फ लिक्विड ए अकेला है, ये तो ए प्लस बी दोनों है ना, अब समझ लो उसी बीकर में लिक्विड ए अकेला है, तो अकेला होगा तो पूरा का पूरा वेपर्स एक ही होगा, और यहाँ जो प्रेशर रीडिंग आ रहा होगा ना, हाँ वो भी एक ही होगा, पी ए, कंफ्यूजन होगा ना, है ना, तो इसलिए अपन यहाँ पे क्या लगा देते हैं, एक सर्कल, हाँ ए नॉट, पी नॉट ना, पी नॉट ए, इसका मीनिंग होता है वेपर प्रेशर, इसको भी वेपर प्रेशर बोल रहे हैं, फिर कंफ्यूजन होगा, तो इसको वेपर प्रेशर बोलो, इसको बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे? प्योर कंपोनेंट बोल रहा हूं, तो मुझे नहीं बताना कि ए सॉल्वेंट है कि बी सॉल्वेंट है, प्योर कंपोनेंट, कंपोनेंट को बोल सकते हैं। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, ये हो गया वेपर प्रेशर, कोई वेपर प्रेशर मत बोलो, पार्शियल प्रेशर। क्यों पार्शियल बोलूंगा? मैंने उस दिन आपको बताया था, क्योंकि पूरा प्रेशर तो किसका रीडिंग आ रहा है, सिर्फ ए के कारण थोड़ी ना है, ए का कुछ कंट्रीब्यूशन, एक पार्ट है ए का उसको, और बी का भी पार्ट है, तो दोनों को पार्शियल प्रेशर बोलेंगे, और टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। ये एक लॉ था जो आपने आपका स्किप हो गया, और उस लॉ का नाम था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। कौन सा लॉ था? उन्होंने क्या बोला, दो लिक्विड है, दोनों के वेपर्स आएंगे, प्रेशर भी दोनों के कारण होगा, तो PA प्लस PB इज इक्वल टू PT, टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। एम आई क्लियर? क्योंकि उस प्रेशर में अकेले सिर्फ ए का योगदान नहीं है ना भाई, इसके वेपर तो योगदान दे रहे हैं ना अपना, तो जो टोटल रीडिंग आएगी वो दोनों की ऐड होके आएगी, PA प्लस PB इज इक्वल टू PT। क्लियर है? तो ये जो कांस्टेंट है ना, ये क्या हो जाएगा, PA इज इक्वल टू P नॉट A XA, PB इज इक्वल टू P नॉट B XB, और ये कांस्टेंट होगा, अकेला ए है ना तो वो वैल्यू हमेशा सेम आएगी, अकेले बी को लोगे तो वैल्यू हमेशा सेम आएगी, तो दीज आर कांस्टेंट्स। तो वहां पे हेनरी कांस्टेंट था, यहाँ पर उस सॉल्वेंट का एक कांस्टेंट है, या उस कंपोनेंट का एक कांस्टेंट है एट प्योर स्टेट, जब उसको अकेले लिए थे तब ये रीडिंग्स आ रही थी। Am I clear? दिस इज राउल्स लॉ। ठीक है, चलो उसको लिख लेते हैं। हेडिंग आपने क्या लगा है, प्रेशर ऑफ लिक्विड, ब्रैकेट में राउल्स लॉ, है ना। चलो नीचे, for a solution of liquid in liquid, for a solution of liquid in liquid, दोनों लिक्विड के लिए कंडीशन क्या बोली थी मैंने, दोनों लिक्विड को कैसा होना चाहिए, वोलेटाइल, तभी तो वेपर्स आएंगे। for a solution of liquid in liquid, ब्रैकेट में लिख लो, both should be volatile, both should be volatile, both should be volatile, bracket close, each component will form vapor, each component will form vapor, each component will form vapor above the solution। बन कहाँ रहा है वेपर, सॉल्यूशन के ऊपर ही बन रहा है, above the solution, full stop। when equilibrium is reached, यहां भी इक्विलिब्रियम पहुंचेगा, भीड़ तो यहां भी बढ़ रही है,
when equilibrium is reached, each component, when equilibrium is reached, each component will exert a vapor pressure. Each component will exert a vapor pressure. इसको अपन ने क्या नाम दिया? हर कंपोनेंट वाले को क्या नाम दिए? पार्शियल प्रेशर, called partial pressure, called partial pressure, called partial pressure, whose value depends upon, whose value depends upon, whose value depends upon mole fraction of that component, mole fraction of that component, whose value depends upon the mole fraction of the component. समझ में आया क्या लिखे हो आप? उस पार्शियल प्रेशर, इंडिविजुअल कंपोनेंट के प्रेशर को पार्शियल प्रेशर बोल रहे हैं, और वो कितना होगा वो किस पे डिपेंड करता है? आपने उस लिक्विड को कितना लिया है, मोल फ्रैक्शन कितना है उस लिक्विड का. ठीक है, तो नीचे राउल्स लॉ लिखते हैं. राउल्स लॉ स्टेट्स दैट, राउल्स लॉ स्टेट्स, राउल्स लॉ स्टेट that in a solution, in a solution, Raoult's law states that in a solution, the vapor pressure of a component, the vapor pressure of a component at a given temperature, the vapor pressure of a component at a given temperature is equal to the, is equal to the, is equal to the mole fraction of that component, is equal to the mole fraction of that component, is equal to the mole fraction of that component in the solution. आपने solution में उसका कितना mole fraction डाला है? In the solution, multiplied by the, multiplied by the, क्या multiply कर रहे हैं mole fraction से? कब का? प्योर कंपोनेंट का. P नॉट ए है ना. अभी आपने क्या लिखा? पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय P नॉट ए. उसको क्या बोल रहे हैं? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट. तो लिख लो मल्टीप्लाइड बाय द वेपर प्रेशर ऑफ, वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट in the pure state, in the pure state, in the pure state. ठीक है, बिफोर राइटिंग एक्सप्रेशन पहले लिख तो ले पी ए पी बी एक्स ए एक्स बी पी नॉट ए पी नॉट बी क्या है, तो नीचे लिखना लेट, लेट पी ए एंड पी बी be the partial pressures of, partial, इसको तो पार्शियल बोलेंगे ना, partial pressures of component A and B. करेक्ट? हाँ ठीक है, चलेगा. फिर नेक्स्ट लाइन में एक्स ए एंड एक्स बी मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए एंड बी, मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए एंड बी. फिर पी नॉट ए एंड पी नॉट बी मोल, सॉरी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट. सब स्मॉल पी है. ए एंड बी, ठीक है.
अब अपन एक्सप्रेशन लिख सकते हैं क्योंकि अपन को सारे टर्म्स का मीनिंग समझ में आ गया है, सबका मतलब क्या है, वेरिएबल्स क्या क्या यूज कर रहे हैं अपन, है ना। देन राउल्स लॉ कैन बी रिटन मैथमेटिकली एज, या सीधा मैथमेटिकली लिख दो, जो अपन ने लिखा है ना सेंटेंस उसी को बस इक्वेशन में लिखना है। मैथमेटिकली राउल्स लॉ कैन बी रिटन एज, मैथमेटिकली राउल्स लॉ कैन बी रिटन PA is equals to not PB is equals to P not B XB। ये किसको समझ में नहीं आता अभी पूछो। जो ऊपर अपन ने स्टेटमेंट लिखा ना 3 लाइन का, उसका मैथमेटिकल इक्वेशन है ये। क्या लिखा आपने इक्वेशन, आप इससे इक्वेशन देखते चलो। क्या लिखा था आपने, वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट यानी कि पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू its mole fraction multiplied by the vapor pressure when that component is in the pure state। क्लियर है? तो ऐसा अपन ने दोनों कंपोनेंट के लिए लिख दिया, ये दोनों के लिए मैंने राउल्स लॉ लिखा है, पीए के लिए भी और पीबी के लिए भी। ठीक है, दोनों के लिए, दोनों लिक्विड के लिए अलग अलग राउल्स लॉ लिख दिया अपन ने। ठीक है, कौन सा डायग्राम, ये वाला बनाना चाहो बना लो, सब दिक्कत नहीं है क्योंकि अब एक का तो बना चुके हो ना, तब उसमें 2 लिक्विड है, बस चीज तो वही है पूरी। ठीक है, यहां तक हो गया सबका, दोनों इक्वेशन डाल देना 1 and 2। ठीक है, अब नीचे लाइन में लिखना, इफ P is the total pressure, कैपिटल P, देखो P लेना, ठीक है, या आप P भी ले सकते हो, ये तो वेरिएबल है, कुछ भी ले लो। इफ P, कैपिटल P is the total pressure of the system, जो बनी होगी यहाँ पर, ये जो रीडिंग आ रही है वो कैपिटल P है ना। इंडिविजुअल का पीए पीबी जो राउल्स लॉ से निकालेंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे डाल्टन्स लॉ के कारण। ठीक है, ओके। इफ P is the total pressure of the system, then by Dalton's law of partial pressure, Dalton's law of partial pressures, then by Dalton's, ये वही जॉन डाल्टन है ना जिन्होंने डाल्टन्स थ्योरी दी थी, 9th क्लास में अपन पढ़ते थे ना, जॉन डाल्टन्स थ्योरी। हाँ, तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स हम क्या लिख सकते हैं, P is equals to PA plus PB, P is equals to PA plus P, करेक्ट। वैल्यूज पुट कर दो ना दोनों की, P is equals to P not A XA plus P not B XB। XA की जगह अगर मैं 1 माइनस XB लिख दूं तो गलत है क्या? एकदम सही है ना, क्योंकि मोल फ्रैक्शन दोनों कंपोनेंट का मिला करके 1 होता है। तो आप अगर नहीं याद आ रहा, नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो, तो आप ब्रैकेट में लिख लेना XA प्लस XB बराबर क्या होता है, 1। तो आपने XA की जगह 1 माइनस XB रखा तो गलत नहीं है, वो सही है। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन करके XB वाले को एक साथ ले जाते हैं और PA को अलग कर देते हैं, P नॉट A माइनस P नॉट A XB प्लस P नॉट B XB। P नॉट A को ऐसे ही रहने दो, यहां पे XB को कॉमन निकाल लो, है ना, प्लस XB कॉमन, अंदर क्या बचेगा, P नॉट B माइनस P नॉट A। सही है, इसका भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं अपन दोनों का, y is equals to mx, अरे जैसे p is equals to kh into x था, सेम तो है पूरा, बस kh की जगह p नॉट a p नॉट b आ गया है, वरना इक्वेशन तो लगभग सेम ही दिख रहा है हमको, हेनरी का और राउल्स का। तो ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन ही आएगा ना, है ना, तो इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन आएगा, इसका भी स्ट्रेट लाइन आएगा, बट राहुल ने क्या किया ना, दोनों को एक ही ग्राफ में प्लॉट कर दिया। क्यों एक ही ग्राफ में प्लॉट किया,
दोनों को डाला भी तो एक ही बीकर में है, तो उन्होंने बीकर में एक डाला था, एक ही बीकर में डाला था दोनों को लिक्विड को, तो इनका ग्राफ भी उन्होंने एक ही में बना दिया। कैसा ग्राफ है, ध्यान देना, यहाँ पर एक ही ग्राफ बना दिया, दो वाई एक्सिस ले ली, ये एक एक्स एक्सिस है ना। इधर समझ लो, पहले पहले मैं ये वाला ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, ठीक है, पी ए नॉट इंटू एक्स ए, ठीक है। अगर आप एक्स ए का वैल्यू 0 रखोगे तो पी ए कितना आएगा, 0। तो ये मान लेते हैं एक्स ए का वैल्यू 0 है, एक्स एक्सिस में एक्स है और वाई एक्सिस में पी है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो स्लोप है, क्या है वो, y इज इक्वल्स टू एम एक्स। तो एक्स एक्सिस में क्या है, मोल फ्रैक्शन, वाई एक्सिस में क्या है, पार्शियल प्रेशर्स पी ए एंड पी बी, ठीक है, ओके। तो जब एक्स ए की वैल्यू 0 है तो पी ए 0 आया ना, और जब एक्स ए का वैल्यू 1 है तो पी ए कितना आया, एक्स ए का वैल्यू 1 का मीनिंग क्या है, पूरा का पूरा ए ही है, यानी प्योर कंपोनेंट, तो उसका वैल्यू क्या होता है, पी ए नॉट। तो वो अपन ने पॉइंट कर दिया इधर, जब एक्स ए का वैल्यू क्या है, 1, तो ये हो गया आपका पी नॉट ए। इन दोनों को ज्वाइन कर दूं, 2 पॉइंट इनफ है ग्राफ प्लॉट करने के लिए, है ना। वो पॉइंट्स ये है 0,0 1, पी ए नॉट, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, बन गई। अब दूसरा बनाए, ये वाला सेकंड वाला, इसको भी वैसे ही बनाऊंगा मैं, एक्स बी का वैल्यू पहले 0 रखूंगा, क्योंकि यहां पे 0 ही तो है, एक्स ए पूरा 1 है, मतलब एक्स बी है ही नहीं, आपने एक ही लिक्विड लिया है, तो एक्स बी का वैल्यू 0 है यहाँ पे। तो जब एक्स बी का वैल्यू 0 रखूंगा तो पी बी कितना आएगा, 0। अरे पुट करो ना यहाँ पे वैल्यू, एक्स बी का वैल्यू 0 डालूंगा तो पी बी कितना आया, 0। और जब एक्स बी का वैल्यू, एक्स ए का मतलब 0 क्या है, एक्स ए है ही नहीं, मतलब ए लिक्विड है ही नहीं, सिर्फ बी ही बी है, यानी एक्स बी कितना हो जाएगा, 1। और जब एक्स बी 1 है तो पी बी कितना आएगा, पी बी नॉट, पी बी नॉट। तो उसको कहीं यहां बनाएंगे, पर अब एक चीज ध्यान रखना, आप दोनों को सेम हाइट पे मत बनाना। क्यों नहीं बनाना सेम हाइट पर, एग्जैक्टली क्योंकि कोई दो लिक्विड सेम नहीं होते, दोनों का नेचर अलग अलग होगा। तो आइदर अगर आप इसको ऊपर रखना चाहो तो इसको ऊपर रखो, तो इसको नीचे बनाना, या आप इसको नीचे रखना चाहते हो तो इसको ऊपर बनाना, बस सेम लेवल पे मत बनाना। समझ आएगा क्यों नहीं बना रहे हैं, क्योंकि नो टू लिक्विड्स आर ऑफ सेम नेचर। ऑब्वियसली एक का कम वेपर बनेगा तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, एक का ज्यादा वेपर बन रहा होगा तो उसका ज्यादा वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। वो अपन अलग अलग बीकर में डाल के देखेंगे ना, पी ए नॉट और पी बी नॉट, वो सेम कैसे आएगा, वो सेम तभी आएगा जब लिक्विड सेम होगा, और हम यहाँ पे सेम लिक्विड तो लिए नहीं है, हमने दो अलग अलग लिक्विड को मिलाकर के सॉल्यूशन बनाया है, इसने बनाया ना अल्कोहल और वाटर को मिलाकर, ठीक है। तो ये बन गया आपका दूसरा का ग्राफ, पी नॉट, करेक्ट, क्लियर है वैल्यू। और जब इन दोनों को आप ऊपर टॉप से ज्वाइन कर दोगे ना, तो दिस इज पी टोटल, पी ए प्लस पी बी, ये होता है राउल्स लॉ का ग्राफ, जहां पे आपने एक्स एक्सिस में क्या लिया है, मोल फ्रैक्शन, और वाई एक्सिस में क्या है आपका, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, हाँ पार्शियल प्रेशर बोल सकते हो, बना लो। इसको ऐसा भी बनाओगे तो भी चलेगा, मैंने बोला ना दूसरे को कम ले लो चलेगा, पर बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज के लिए अपन इतना रहने देते हैं।